हेलो, नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आइवा क्लासेज पे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगला जो प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न, उसको ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया सवाल में बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। याद रखेंगे कि जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एलिमेंट होता है या सेंट्रल जो एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में जो आपको एलिमेंट पाया जाता है उसका नाम हो गया मैग्नीशियम। अगर वहीं आपसे पूछा जाए जैसे आयरन, तो आयरन का संबंध जो है वो लाल रक्त कणिकाओं से यानी आरबीसी से है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसी हीमोग्लोबिन का निर्माण दो पार्ट्स हुआ रहता है, एक प्रोटीन और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि आयरन होता है। तो याद रखेंगे एग्जाम के लिए, जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, जबकि आयरन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जो क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है बच्चों वो हरा रंग का होता है। चूँकि क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो कई बार आपसे पूछा गया होगा कि पत्तियों का हरा रंग का मुख्य कारण क्या है। तो पत्तियों में जो हरित लवक होता है उस हरित लवक में जो हरा वर्णक पाया जाता है बच्चों, उसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, हिंदी में पर्ण हरित के नाम से इसे जानते हैं। अगला जो 13 नंबर सवाल है उसमें पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, ये बोर्ड का पूछा हुआ भी सवाल है कि कवक जो होते हैं उनमें कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जो कवक होते हैं वो कवक पर पोषण विधि को निरूपित करते हैं और इसमें भी ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वे मृत जीवी होते हैं। अर्थात वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले या फिर मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी कहा जाता है। तो कवक जो होता है बच्चों वो मृत जीवी पोषण से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या सड़े गले चीज़ों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वैसे जीवधारियों को मृत जीवी कहा जाता है और पोषण की इस विधि को मृत जीवी पोषण के नाम से जाना जाता है। तो मृत जीवी पोषण का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो बच्चों उसमें आ जाएगा कवक और दूसरा जीवाणु। इन दोनों को अपघटक के रूप में भी जाना जाता है, जो अपघटन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। अगला सवाल है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो जो पत्तियाँ होती हैं उनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पत्तियों में जो निचली एपिडर्मिस होती है बच्चों, तो पत्तियों का जो निचला एपिडर्मिस होता है उस एपिडर्मिस में भारी संख्या में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं बच्चों, जिसे हम लोग स्टोमाटा भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है वह स्टोमाटा उनकी निचली एपिडर्मिस में पाया जाता है, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। और इन्हीं रंध्र के माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो रंध्र हैं, ये रंध्र पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में मदद करते हैं। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान एक घटना घटती है बच्चों जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, यानी जल का वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। ये भी प्रक्रिया जो होती है बच्चों रंध्र से होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, शरीर की या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बच्चों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत, यानी जिसे हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। तो लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रश्न जो पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लेकिन यही पूछा जाता कि ये बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ये ध्यान रखेंगे, अगले चैप्टर में इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर भी यहाँ पे एक बार बता देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि।
तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप जवाब देंगे थायराइड ग्लैंड, यानी जिसको हिंदी में हम लोग ऑटू ग्रंथि बोलते हैं। तो ऑटू ग्रंथि जो होती है उस ऑटू ग्रंथि को मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्लैंड, और सामान्यतः अगर आपसे नॉर्मल सवाल पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है तो लीवर। अब ध्यान रखेंगे इस लीवर का जो वजन होता है तकरीबन 1.5 kg के आसपास होता है, 1.5 kg के आसपास होता है। अगला प्रश्न जो है हमारा, प्रकाश संश्लेषी अंग किसमें से कौन है। तो बच्चों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। यानी हरित लवक जो होता है जिसको हम लोग हरा लवक बोलते हैं, क्योंकि ये हरा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल हमारा आ रहा है 18 नंबर सवाल है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत बच्चों पोषण आता है, शोषण आता है, उत्सर्जन आता है, इसके अलावा एक और है जिसका नाम है परिवहन। तो हमसे पूछा गया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। उन 4 चीज़ों में से अगर देखा जाए तो एक चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है वो है परिवहन, लेकिन 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं, याद रखेंगे। पहला हो गया पोषण, दूसरा हो गया श्वसन, और तीसरा जो एक होता है बच्चों वो होता है परिवहन। तो ये 4 चीज़ें आती हैं, तो इसमें से 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन पोषण की विधि है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि पोषण की मुख्यतः 2 विधि होती है। पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, वैसे पोषण की विधि को स्वपोषण कहा जाता है। जबकि पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहता है, खास करके पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उत्पादक से भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग परपोषण विधि कहते हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। स्वपोषण और परपोषण जो है वो पोषण की 2 विधि हो गई। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। तो आप एनसीईआरटी जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया गया होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटने वाली घटनाएं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटने वाली वहाँ पे आपको 3 घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला ही घटना लिखा होगा कि प्रकाशीय ऊर्जा का क्या कर दिया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना जो है वो क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो होता है बच्चों वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वापस वातावरण में ऑक्सीजन गैस को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आ रहा है, आंतररस कहाँ से स्रावित होता है। ध्यान देंगे, आंतररस बच्चों, इस आंतररस को ही हम लोग सक्कस इंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं। तो जो आंतररस होता है उस आंतररस को सक्कस इंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। और ये जो आंतररस होती है इसकी स्राव जो होती है यानी आंत्र ग्रंथियों से होती हैं, और ये आंत्र ग्रंथियाँ जो होती हैं बच्चों वो छोटी आंत में पाई जाती है। तो छोटी आंत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटी आंत में पाई जाने वाली ग्रंथियों को आंत ग्रंथियाँ बोलते हैं या आंत्र ग्रंथियाँ, जिनसे आंत्र रस स्रावित होता है जो भोजन के फाइनल पाचन में क्या करता है, मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त यानी बाइल कहाँ से स्रावित होता है। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान देंगे, एग्जाम में ये कई बार आया हुआ है। पित्त जो है बच्चों वो यकृत से स्रावित होता है। तो ध्यान देंगे, जो बाइल जूस होता है यानी बाइल यानी वो लीवर से बनता है। तो याद रखेंगे, यहाँ से संबंधित एक और क्वेश्चन है, लीवर से जो जूस प्रोड्यूस होता है बच्चों उसको हम लोग नाम देते हैं पित्त रस। तो चूँकि लीवर जो है यकृत वो पित्त बनाता है, लेकिन इस पित्त का जो संचय होता है वो पित्ताशय में होता है यानी गॉल ब्लाडर में होता है। तो पित्ताशय के अंदर पित्त रस स्रावित होता है। और दूसरा जो एक इससे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो जवाब आएगा नहीं। यानी पित्त रस या पित्त एक ऐसा रस है जिसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पीत रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब देखते हैं कैसे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं जो पित्त से संबंधित है। पित्त जो है किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो पित्त जो है बच्चों वो वसा का विखंडन करता है, क्योंकि वसा जो होता है वसा के बड़े बड़े अणुओं को यानी जटिल अणुओं को ये सरल अणुओं में क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो पित्त के द्वारा वसा के जटिल अणुओं का सरल ड्रॉपलेट में टूटना बच्चों इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण के नाम से जाना जाता है। और ये काम जो होता है वो बाइल के द्वारा किया जाता है। बाइल में जो साल्ट यानी लवण मौजूद होते हैं उनके द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो वसा का पाचन अगर संभव हो तो तभी संभव हो सकता है जब वो पायसीकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरे। तो अगर हमारे पास पित्त अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है शरीर के अंदर, तो उस परिस्थिति में जो पाचन जो है वसा का वो प्रभावित होगा। तो याद रखेंगे पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो उसका हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा वसा। वसा के जटिल अणुओं को ये क्या करता है? सरल अणुओं में तोड़ देता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। इसके बाद इसी पायसीकृत वसा पर, ठीक है ना, जो पायसीकरण के बाद वसा बनती है वैसे वसा को हम लोग पायसीकृत वसा बोलते हैं। और इसी वसा पर अग्नाशय का रस काम करेगा, अग्नाशयी रस, और ये पायसीकृत वसा के पाचन को आगे बढ़ाएगा। अगला सवाल हमारा आ रहा है पायसीकरण क्या है? देखिए फिर आ गया वही प्रश्न, पायसीकरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरित होना। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा वसा के जटिल अणु सरल अणुओं में परिवर्तित होते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग नाम क्या देते हैं? पायसीकरण। और पायसीकरण में अगर आपसे पूछा जाए कौन मदद करता है बच्चों, तो जवाब देंगे पित्त, यानी जो बाइल होता है वो पायसीकरण की प्रक्रिया में मदद करता है। 26 नंबर हमारा जो सवाल है बच्चों, जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है? जठर रस जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, तो जठर रस जो है वो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। ध्यान देंगे, जो जठर रस होता है वो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। और जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में। तो बच्चों आप कई बार सुने होंगे एसिडिटी का जो संबंध होता है वो हमारे स्टोमक से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे जो एसिड बनता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण जो होता है वो जठर रस की अम्लीयता होती है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका पीएच अगर मान देखा जाए यहाँ पे तो बहुत अधिक होता है, 1 से लेकर तकरीबन 1.5 के आसपास होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो जठर रस की अम्लीयता बनाता है या फिर अमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम बनाता है ताकि भोजन का पाचन संभव हो सके। अगला प्रश्न आ रहा है मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? यानी मृतजीवी पोषण की अगर बात करें तो उन्हें भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो याद रखेंगे ये बाह्य कोशिकीय पाचन का एग्जाम्पल होता है, यानी कोशिका के बाहर। तो कहीं पे कोशिका के बाहर न लिखकर अगर ऐसे लिखा रहा है बाह्य कोशिकीय पाचन, तो याद रखेंगे बाह्य कोशिकीय जो पाचन होता है बच्चों, ये बाह्य कोशिकीय पाचन मृतजीवी पोषण से संबंधित है। और यहाँ पे जब पाचन जो होता है भोजन का वो कोशिका के बाहर होता है तो वैसे पाचन की विधि को हम लोग बाह्य कोशिकीय पाचन बोलते हैं, जो खास करके कवक में देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कोशिका के बाहर। अगला प्रश्न आता है अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अभी हम लोग डिस्कस किए अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, आप ही लोग बताइए। हाँ, तो अमाशय के अंदर जो अम्ल स्रावित होता है बच्चों उसका नाम हो गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए अगला सवाल आ रहा है रसांकुर यानी विलाई, इसी को हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, तो ये विलाई का जो भी संबंध है वो छोटी आंत से है। तो जो छोटी आंत होती है या जिसको हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं, ये 2 काम होता है यहाँ पे, भोजन के पूर्ण पाचन का स्थल, भोजन के पूर्ण पाचन अगर स्थल पूछा जाए तो जो हमारा नाम होगा क्षुद्रांत या छोटी आंत। दूसरा पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है, तो भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत से होता है। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। तो ये जो क्षुद्रांत यानी क्षुद्रांत के अंदर जो विलाई पाए जाते हैं वो भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को भी क्या करते हैं? बढ़ाने में मदद करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का ही लाइन है। अगला प्रश्न आ रहा है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है?
तो अब यहाँ पे जो पेप्सिनोजेन है ये एक प्रो एंजाइम है, यानी इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जो बच्चों पेप्सिनोजेन होता है, यह पेप्सिनोजेन जठर रस में पाया जाता है और इस पेप्सिनोजेन को बदलना रहता है पेप्सिन में, ताकि प्रोटीन का पाचन जो है वो प्रारंभ हो सके। तो जो पदार्थ इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कार्य हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे अमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम बनाना, दूसरा अमाशय के अंदर मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करना या उन्हें मार डालना। इसके अलावा जो कठोर भोजन है उसको सॉफ्ट बनाना, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देना, इसके अलावा प्रोरेनिन को रेनिन में बदलना, ये सारे काम HCl के द्वारा किए जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमाशय में अम्ल की भूमिका का वर्णन करें, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाचन का उद्देश्य है। देखिए पाचन जो है, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो यांत्रिक तरीके से भी होती है, जैसे हम चबाते हैं। इसके अलावा जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भी होती है, बायोकेमिकल डाइजेस्ट होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे जैसे कोई जटिल भोज्य पदार्थ है, जैसे हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो एक जटिल रूप है भोजन का। अगर इसका पाचन हो तो ये सबसे अपने अंतिम अवस्था में पहुँचेगा, जिसका नाम है अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन का अगर बात करें सबसे सरलतम रूप कौन सा है बच्चों, तो हो गया अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन से अमीनो अम्ल का जो सफ़र हो रहा है ये प्रक्रिया संभव हो पा रही है किसके कारण? पाचन के कारण। यानी भोजन के जटिल पदार्थों का, तो प्रोटीन जो है अपने आप में एक जटिल रूप है। अब इस जटिल से हम लोग कहाँ पहुँच गए? सरल रूप तक। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का जटिल रूप जो होता है वो सरल और अस्वस्थ रूप में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे हमारा पाचन का उद्देश्य है भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन होना, क्या कहलाता है? ये आपको पाचन के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, दंत क्षरण या दंत क्षय क्या है? तो ध्यान से समझिए, जो दांत होता है बच्चों, तो दांत के बाहरी भाग जो हमें दिखता है, मसूड़ों के बाहर होता है, उसको हम नाम देते हैं क्राउन, ठीक है ना। अब दांत का अधिकांश भाग बच्चों जो होता है वो बना रहता है डेंटाइन का, ठीक है ना। दांत का अधिकांश भाग बना रहता है डेंटाइन का, और प्लस ये जो क्राउन होता है इसके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है। उसी सुरक्षात्मक परत को बच्चों हम लोग नाम क्या देते हैं? इनामेल। तो यदि इनामेल नष्ट होगा तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगा और फाइनली क्राउन को भी नष्ट करना शुरू कर देगा, यानी इसका मृदुकरण स्टार्ट हो जाएगा। तो दंत क्षरण का मतलब हो गया डेंटाइन और इनामेल का मृदुकरण होना। आपके NCERT का ये क्वेश्चन है। तो दंत क्षरण का संबंध है डेंटाइन और इनामेल का नष्ट होना, यानी डिग्रेड होना। ये तब होता है जब दांतों के बीच में भोजन का कण फंस जाता है और उस समय जो बैक्टीरिया पनपते हैं मुंह में, जो उन भोजन के पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए अम्ल स्रावित करते हैं, उन्हीं अम्ल के कारण ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? ध्यान देंगे, जो भोजन पच जाता है पूरी छोटी आंत में, उस पचे हुए भोजन को अगर देखेंगे तो एकदम लिक्विड की तरह नजर आता है, उस भोजन को हम लोग चाइल के नाम से जानते हैं। तो जो भोजन पचा हुआ रहता है पूर्ण रूप से छोटी आंत में, उसे हम लोग नाम देते हैं चाइल, ठीक है ना। तो उसे हम लोग चाइल के नाम से जानते हैं। अगर आमाशय में पूछा जाता है तो उसको हम लोग काइम बोलते हैं। आएगा आगे ये भी सवाल, देखते हैं। दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है, यानी दांत का जो इनामेल है वो कैसे नष्ट होता है? तो याद रखेंगे, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से मैंने अभी चर्चा की कि दांत के बीच में जो भोजन फंस जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है रात में ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि अगर वो दांत के बीच में फंसे जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं और उस दौरान वो अम्ल स्रावित करते हैं। वहीं एसिड जो होता है वो इनामेल को कमज़ोर करता है, इनामेल की परत धीरे धीरे पतली हो जाती है, जिसे हम लोग दंत क्षय के नाम से जानते हैं। अगला सवाल आ रहा है, दंत प्लाक किसे कैसे बनता है? तो देखिए क्या होता है, भोजन जो खाद्य कण होते हैं वो और जीवाणु, ये दोनों मिलकर दांत के इनामेल के ऊपर एक हल्का सा पतला पीला परत बना देते हैं। उस पतले पीले परत को हम नाम क्या देते हैं? दंत प्लवक के नाम से जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, ध्यान समझिएगा। पेप्टिक अल्सर का जो संबंध है, ये एक तरह का घाव है जिसमें आमाशय की जो सबसे आंतरिक दीवार होती है बच्चों, जिसको नाम देते हैं म्यूकोसा,
तो इस म्यूकोसा की जो परत होती है ये क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन यदि हम खाना खाएं या नहीं खाएं तो उस परिस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमेशा सिक्रीट हो रहा है, बन रहा है। लेकिन जब इंसान लंबे समय तक भूखा रहता है, खाना नहीं खाता है, तो HCl जो होता है वो धीरे धीरे म्यूकस के मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू कर देता है। जहाँ पे म्यूकस की परत डिस्ट्रॉय होगी, क्षतिग्रस्त होगी, वहाँ पे घाव बन जाएगा और कंटिन्यूअस वहाँ से ब्लड आएगा और काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। तो लंबे समय तक भूखे रहने से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। लेकिन ये कारण है, लेकिन ये एक जीवाणु से होने वाला रोग है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। याद रखेंगे, पेप्टिक अल्सर जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। यहाँ पे पूछा गया था हो सकता है, तो हो सकता है तो एक कारण होता है लंबे समय तक भूखा रहना। अगला प्रश्न आ रहा है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसे होती है। तो याद रखेंगे, शाकाहारी जीवों की जो छोटी आंत होती है वो अधिक लंबी होती है। मांसाहारी जीवों की अपेक्षा अगर शाकाहारी जीवों की बात करें तो उनकी छोटी आंत अधिक लंबी होती है, क्योंकि इनमें सेलुलोज के पाचन के लिए हमें अधिक से अधिक समय देना पड़ता है, इसलिए इनकी इंटेस्टाइन या आंत जो होती है वो अधिक लंबी होती है मांसाहारियों की अपेक्षा। अगला प्रश्न आ रहा है, इनमें कौन स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो इन्हें हम लोग नाम देते हैं स्वपोषी। अब ध्यान देंगे, हरे पौधे को उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया उत्पादक, क्योंकि ये भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं। पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, C6H12O6। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है। ध्यान देंगे, वो होता है मंड, या उसी को हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं। यानी पौधे के अंदर जो भोजन होता है वो इस रूप में संचित होता है। अब यही पूछा जाए कि जंतु, ठीक है ना, तो जब कोई जानवर पौधे को खाता है तो उसके शरीर में स्टार्च प्रवेश करेगा और वो स्टार्च हमारे शरीर के अंदर जाकर कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्ब होगा तो फाइनली वो किस रूप में स्टोर होगा, एक ग्लाइकोजन के रूप में। तो याद रखेंगे, जंतु स्टार्च किसे कहा जाता है, तो ग्लाइकोजन। जंतु स्टार्च, जो जंतु स्टार्च जो होता है वो ग्लाइकोजन कहलाता है। ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन। तो जंतु स्टार्च को ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित, ध्यान से देंगे, तो जो पर्णहरित होता है यानी क्लोरोफिल होता है, उन क्लोरोफिल्स के द्वारा, ठीक है ना, जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है और यही प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो होती है बच्चों रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस दौरान प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। ध्यान देंगे, पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं मृदा से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ए और बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली वायुमंडल से तो ले नहीं पाते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण चलता है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। उसी दौरान नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होती है, जिस दौरान ये नाइट्रेट और नाइट्राइट बनते हैं, फिर ये जल के द्वारा घुलित रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं पौधों के जड़ों से। अगला प्रश्न आ रहा है बच्चों, यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। ध्यान से छूट गया, अपने शरीर के बाहर। तो भोजन का विघटन जो है वो शरीर के बाहर हो रहा है, यानी बाह्य कोशिकीय पाचन हो रहा है। तो बाह्य कोशिकीय पाचन फफूंद में भी देखने को मिलता है, ईस्ट में भी देखने को मिलता है और मशरूम में। ये सभी के सभी एक तरह से देखा जाए तो फंजाई हैं यानी कवक है। तो पहले ही हम लोग बात किए हैं कि कवक जो है उनके अंदर क्या होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, यानी भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है। अर्थात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी इन सबों के अंदर क्या होता है, भोजन का विघटन शरीर के बाहर होता है। अगला प्रश्न जो है, यह अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो ध्यान देंगे, अमीबा जो होता है, अमीबा के शरीर के चारों तरफ
जो उभार पाई जाती है, उंगलीनुमा जो प्रवर्ध पाया जाता है, उन उंगलीनुमा प्रवर्धों को बच्चों हम लोग कुटपाद के नाम से जानते हैं। यानी ये जो कुटपाद यानी स्यूडोपोडिया होता है, इसी स्यूडोपोडिया के मदद से अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। तो ये जो है अमीबा में देखने को मिलता है, यानी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण कौन करता है? अमीबा करता है। अगला प्रश्न आता है, शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है। ध्यान से समझेंगे तो इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जहाँ पे उसके शरीर के सतह से, यानी ये जो भी बातें हो रही हैं ये एक कोशिकीय जीव के बारे में हो रही है। हमारे पास सबसे सटीक जो दिया गया ऑप्शन है, उस ऑप्शन में सबसे सटीक जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अमीबा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा पोषण यानी बाहरी वातावरण से भोजन भी प्राप्त करता है, इसके अलावा श्वसन करता है यानी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन इसके सतह से अंदर भी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। अमीबा अपने उत्सर्जी पदार्थों को क्या करेगा? अपने शरीर के सतह से बाहर निष्कासित कर देगा। अर्थात हम देखें तो ये सारी प्रक्रिया जो है अमीबा आसानी से कर पा रही है। तो अमीबा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी अमीबा जो है उसके शरीर के सतह से पोषण भी हो रहा है, श्वसन भी हो रहा है और उत्सर्जन भी हो रहा है। अगला सवाल है, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? ठीक है ना। तो एंजाइम को जनरली याद रखेंगे, इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है ना, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है क्योंकि ये मानव शरीर के अंदर साथ ही साथ ऐसे बोल सकते हैं जीवधारियों के अंदर होता है। तो ये उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक, बायोकैटालिस्ट इसको बोलते हैं। तो उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो भोजन के पाचन के दर को बढ़ा देते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो चूंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर हैं, जीवित प्राणियों के अंदर हैं, इसलिए इनको जैव उत्प्रेरक कहा जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम बोलेंगे ये जैव उत्प्रेरक हैं, यानी एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लार एमिलेज का क्या कार्य है? ध्यान से कीजिएगा, लार एमिलेज। तो बच्चों जैसे कि आप पढ़े होंगे कि मुख्य गुहा में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उन ग्रंथियों को हम लोग नाम देते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी लार ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इनसे सलाइवा निकलता है, यानी लार निकलता है। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और इसमें एक ही एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाता है और उसका नाम है सलाइवरी एमिलेज यानी लार एमिलेज। ये काम क्या करता है? जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को तोड़ता है। तो जो स्टार्च है उस स्टार्च को ये तोड़ के किस में बदल देता है? माल्टोज में। क्योंकि अगर बात करेंगे तो ये स्टार्च जो है एक जटिल क्या है? मॉलिक्यूल है और जो माल्टोज है वो एक सिंपल शुगर हो गया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जटिल मंड, यानी जटिल स्टार्च को ये क्या करता है? शर्करा में विखंडित करता है। तो याद रखेंगे जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो ध्यान देंगे, जब भी पूछा जाए प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम, ठीक है ना, तो प्रोटीन के जो भी पाचन करने वाले एंजाइम्स उनके अंतिम में आपको इन मिलेगा। जैसे अगर हम नाम बोल रहे हैं, जैसे कि एंजाइम का नाम पेप्सिन, देखिए इसमें इन आ रहा है। तो जहाँ पे अगर पेप्सिन, ठीक है ना, इन दिखाई दिया, ट्रिप्सिन, तो ये सब प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वसा के पाचन से संबंधित आई, तो जैसे किसी एंजाइम का नाम लेते हैं जैसे लाइपेज, ठीक है ना, तो जब भी लास्ट में अगर आपको पेज मिले, उच्चारण करना है लाइपेज, जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, तो वो सब वसा के पाचन से है। वहीं पे पूछा जाए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित, तो ध्यान देंगे जब भी ये सवाल आए कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम, तो उसमें एमिलेज आएगा, ठीक है ना, जैसे सलाइवरी एमिलेज, लार एमिलेज। तो अगर ले जाए, ठीक है ना, उच्चारण में अगर ले जाए तो लेज का मतलब समझ लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट से, पेप्सिन सीन वगैरह है तो प्रोटीन, और पेज आए लाइपेज तो वो हो गया वसा के पाचन से संबंधित है। अगला सवाल आ रहा है, क्रमाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? ध्यान देंगे, क्रमाकुंचक, तो हम जानते हैं कि जो आहार नाल होती हैं, आहार नाल की जो पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों में नियमित रूप से शिथिलन और सिकुड़न की प्रक्रिया चलती है, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्रमाकुंचन, ठीक है ना, क्रमाकुंचन बोलते हैं, यानी पेरिस्टोलसिस बोलते हैं, या फिर पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट यानी क्रमाकुंचक गति। तो इसका संबंध किससे हो गया? आहार नाल से हो गया। तो क्रमाकुंचक गतियाँ आहार नाल में देखने को मिलती हैं। आमाशय के जठरस में पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो आमाशय के जठरस में क्या पाए जाते हैं? ध्यान रखेंगे, आमाशय के जो जठरस होते हैं उस जठरस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है,
जो कि ऑक्जाइंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। दूसरा म्यूकस सेल होता है जिससे म्यूकस यानी श्लेष्मा स्रावित होता है। और इसके अलावा उसके अंदर चिप और पेप्टिक सेल्स होते हैं जिससे पेप्सिनोजेन वगैरह स्रावित होते हैं, प्रोरेनिन स्रावित होते हैं। तो ये सभी चीज़ मिलकर हमारा जठर रस बनाते हैं। तो आंसर हमारा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होगा, श्लेष्मा भी होगा और पेप्सिनोजेन, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखेंगे इसको, इंग्लिश में हम लोग म्यूकस बोलते हैं, तो कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है म्यूकस। नेक्स्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल। हमारा आज का अंतिम सवाल है, आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है। ध्यान समझिएगा, आमाशय की ग्रंथियों से अगर आवश्यकता से अधिक अम्ल का स्राव होने लगे, तो हम अभी बताएं कुछ देर पहले कि जो अम्लीयता होती है वो कौन मेंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव अधिक है तो ये क्या करेगा, म्यूकोसा की परत को क्या करेगा, नष्ट करेगा, यानी म्यूकोसा को घटाएगा। और म्यूकोसा जब घटेगा तो सीधे म्यूकोसा की जो परत है वो नष्ट होना शुरू होगी। तो म्यूकस के घटने के कारण HCl का जो है अटैक सीधे म्यूकस की परत पे बनेगा, श्लेष्म परत पर, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा श्लेष्मा की कमी होता है और धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर हो जाता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा A और B दोनों। तो बच्चों आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए। पिछले सेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था और आज के सेशन में हमने 40 क्वेश्चन कवर किया, ठीक है ना। तो टोटल अब तक हम लोगों ने जैव प्रक्रम से अगर देखा जाए तो जैव प्रक्रम चैप्टर से हम लोग अभी तक 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग को डिस्कस करना है। तो इसलिए कृपया आप आइवा क्लासेस के पेज पे जाइए, ठीक है ना। आइवा क्लासेस सर्च कीजिए यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए अगर आप चाहें तो बेल आइकन को आप ऑन कर दें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच हमारे क्लास से जुड़ने के लिए।